हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ये हमारा पार्ट 2 है। आई होप आपने इससे पहले का वीडियो देख लिया है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो कि टाइप्स ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ईच फीड, ठीक है। फोर मिल्क, हैंड मिल्क एंड ड्रिप मिल्क, इन सब के बारे में हमने देखा था। तो ये है फोर मिल्क एंड ये है हैंड मिल्क, ठीक है। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया था लास्ट वीडियो के अंदर हमने, तो कि कोलेस्ट्रॉम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क एंड प्रीटर्म मिल्क के बारे में सीखा था। हमने जो रिफ्लेक्सिस है मदर के एंड जो नियोनेट है उनके, ये सब रिफ्लेक्स के बारे में भी देखा था। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग एंड स्वोलोइंग रिफ्लेक्स, इस सब के बारे में एंड थोड़े से इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हमने सीखा था लास्ट वीडियो के अंदर। तो आज हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो कि हमें टेक्निक से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब क्या होता है, तो कि जब बेबी का बर्थ होता है ना, ठीक है, यहाँ पे ये फोटो में आप देखिए, जब बेबी का बर्थ होता है ना, अगर आप डिलीवरी रूम में कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि बेबी के बर्थ होने के तुरंत बाद, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो तुरंत बाद उस बच्चे को क्या करते हैं, तो कि उस मदर के चेस्ट और एब्डोमेन पे रख देते हैं, ठीक है। बेबी शुड बी प्लेस्ड ऑन मदर्स एब्डोमेन सून आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के तुरंत बाद जो बेबी है उसको मदर के एब्डोमेन एंड चेस्ट पे रख देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, तो कि जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज होता है एंड लैक्टेशन जो है उसको प्रमोट करता है ये, ठीक है। ये फोटो आप देख लीजिए, डिलीवरी के तुरंत बाद का लिया हुआ है शायद, एंड जो बेबी है उसको उसकी मदर के चेस्ट एंड एब्डोमेन पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड अब क्या होता है, तो कि ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करवाना चाहिए, ठीक है। मदर को उसके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करवाना चाहिए, तो कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एज सून एज मदर रिकवर्ड फ्रॉम द लेबर, ठीक है। लेबर से, जो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो लेबर स्टार्ट हुआ होगा, एंड जब उसकी मदर है उसकी रिकवरी हो जाती है लेबर से, तुरंत बाद हमें उस मदर को समझाना है कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा दे। एंड यूजुअली अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हाफ आवर, ठीक है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हाफ आवर और मैक्सिमम 1 आवर, एंड अगर सीजरियन सेक्शन CS से डिलीवरी हुई है तो 4 आवर, ठीक है। विद इन 4 आवर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देना है, ठीक है। इसलिए क्या है, तो कि फर्स्ट आवर ऑफ द लाइफ जो है वो गोल्डन आवर है, ठीक है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो फर्स्ट आवर के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा ही देना है, ठीक है। फीड शुड बी ऑफर्ड ऑन डिमांड और 2 आवरली, ठीक है। कब हमें समझाना है उस मदर को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए, तो कि जब वो डिमांड करे तब। एंड मतलब कि जो डिमांड कैसे करेगा, वो छोटा सा जो बच्चा है वो डिमांड कैसे करेगा, तो उसके रोने की एक स्पेसिफिक टाइप की आवाज़ होती है जब उसको भूख लगे तब। और अगर वो डिमांड नहीं करता तो 2 आवरली तो करवाना ही है उसको ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अब क्या है, तो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है मदर को उसके बच्चे को, तो पोजीशनिंग क्या होगी, ठीक है। पोजीशन कौन सी होगी, किस तरह से होगी, तो वो सीखते हैं पोजीशनिंग के बारे में। तो पोजीशनिंग के अंदर हमें क्या सीखना है, तो कि पोजीशन के अंदर हमें दोनों की पोजीशन के बारे में सीखना है, मदर की पोजीशन के बारे में एंड वो बेबी जो है उसकी पोजीशन के बारे में भी सीखना है, ठीक है। अब मदर की पोजीशन के अंदर क्या है, ये आप याद रखना, क्योंकि क्या हुआ था फाइनल ईयर के अंदर, अभी जस्ट मेरा फाइनल ईयर ख़त्म ही हुआ है, तो फाइनल ईयर के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर मेरा वाइवा था। तब जो HOD थे वो वाइवा लेने आए, बेड साइड वाइवा था। तो जो बच्चा था ना, वो मेरा केस तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का था, उस बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या ऐसा कुछ था। तो वो जब वाइवा लेने आए ना, तब वो जो मदर थी वो उसके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही थी। तो मैम ने मुझे केस के बारे में ना पूछ के ये सब कुछ पूछा। मुझे बोला कि इस मदर को और इस बेबी को देखो और देख के मुझे बताओ कि क्या क्या गलत है, मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशनिंग है, टेक्निक है, उसमें क्या क्या गलती है वो तुम बताओ और इसको समझाओ इस मदर को कि भाई इस तरह से नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये मुझे उस तरह से वाइवा में पूछा था।
तो सबसे पहले हम देखते हैं मदर की पोजीशनिंग। तो क्या है तो कि मदर को सबसे पहले कंफर्टेबली सीट करना है और उसकी बैक जो है वो वेल सपोर्टेड होनी चाहिए। तो मैंने ये बताया था तब, वो जो मदर थी वो सपोर्ट में नहीं बैठी थी, ऐसे ही बैठी थी। तो मैंने बोला मैम को कि जो मदर है उसकी जो बैक है वो वेल सपोर्टेड होनी चाहिए और ये जो मदर है उसकी बैक वेल सपोर्टेड नहीं है। फिर क्या है ये भी बताया था मैंने कि शी शुड नॉट बी लीनिंग ओवर हर बेबी, ठीक है। इसको सीधा बैठना है, अपने बेबी के ऊपर नहीं, अपना मीन्स के अपने बेबी के ऊपर नहीं आ जाना है, ठीक है। सीधा बैठना है, ऐसा टर्न नहीं हो जाना है अपने बेबी के ऊपर, ठीक है। शी शुड नॉट बी लीनिंग ओवर हर बेबी, ठीक है। तो वो जो मदर थी ना वो ऐसी ही थी, वो ठीक से वेल सपोर्टेड बैठी भी नहीं थी और वो पूरा टर्न हो गई थी अपने बेबी के ऊपर। तो ये दोनों गलती थी उस टाइम, ठीक है। बैठी तो थी कंफर्टेबली बट ये दोनों गलती थी। तो ये जो है वो पोजीशनिंग है मदर की, ठीक है, याद रखना आप। अब हमें देखना है कि पोजीशनिंग ऑफ द बेबी। अब क्या है कि मदर कंफर्टेबली सीट कर गई, अब जो बेबी है उसकी वोल बॉडी वेल सपोर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। एंड बेबीज हेड एंड बॉडी आर इन लाइन विदाउट एनी ट्विस्ट। मतलब कि जो ये बेबी है इसका हेड एंड इसकी बाकी की बॉडी, ठीक है, ये बेबी होगा, ये इसकी बाकी की बॉडी होगी। तो इसका जो हेड है वो एंड ये जो इसकी बाकी की बॉडी है वो ये सीधी एक लाइन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ये नेक ऐसा ट्विस्ट हो गई हो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी ट्विस्ट इन द नेक, ठीक है। फिर क्या है तो कि आप देखिए ये फोटो, बेबीज बॉडी टर्न टूवर्ड मदर विथ बेबीज एब्डोमिन टचिंग दैट ऑफ मदर्स एब्डोमिन। क्या है तो कि जो बेबी का एब्डोमिन है, बेबी का जो एब्डोमिन है वो मदर के एब्डोमिन को टच करना चाहिए एंड जो बेबी का जो हेड है वो उस मदर के ब्रेस्ट के साइड टर्न होना चाहिए, ठीक है। एंड बेबी का जो नोज है वो निपल के लेवल पे होना चाहिए, मदर के निपल के लेवल पे बेबी का नोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे पोजीशनिंग के अंदर मदर की पोजीशनिंग एंड बेबी की पोजीशनिंग, ठीक है। अब हमें ये भी हमें वाइवा के अंदर पूछते हैं एंड हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर तो थियोरी में भी पूछते हैं ये कि साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट, ठीक है। तो ये सब है साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट। तो साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट क्या है, इसको ये जो साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट है ना उसको लैचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब साइन के अंदर क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो कि बेबीज माउथ वाइड ओपन, ठीक है, बेबी का जो माउथ है वो ओपन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है तो कि मोस्ट ऑफ द निपल एंड एरियोला इनटू बेबीज माउथ। आप यहाँ पे देखिए ये निपल एंड एरियोला का जो पोर्शन है वो ज़्यादातर पोर्शन जो है वो बेबी के माउथ के अंदर नहीं है, इसलिए ये पुअर अटैचमेंट है, ठीक है। जबकि आप यहाँ पे देखिए ऑप्टिमल अटैचमेंट के अंदर क्या है तो कि मोस्ट ऑफ द निपल एंड एरियोला जो है वो बेबी के माउथ के अंदर ही है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द निपल एंड एरियोला इनटू बेबीज माउथ। फिर क्या है तो कि ओनली अपर एरियोला विजिबल नॉट लोअर वन, ठीक है। अगर हम देखें तो अपर एरियोला का पोर्शन अगर विजिबल होगा तो चलेगा बट लोअर एरियोला का पोर्शन विजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है तो कि जो बेबी है उसके चीन जो है वो ब्रेस्ट को टच करने चाहिए, ठीक है। बेबी के जो चीन है वो भी ब्रेस्ट को टच करने चाहिए एंड बेबी का जो लोअर लिप है वो इवर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट। क्या था तो कि जो बेबी है उसका माउथ वाइड ओपन होना चाहिए, निपल एंड एरियोला बेबी के माउथ के अंदर होने चाहिए, अपर एरियोला विजिबल होना चाहिए, लोअर नहीं। फिर क्या है तो कि बेबी के जो चीन है वो ब्रेस्ट को टच करते होने चाहिए एंड जो लोअर लिप है वो इवर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो देख लिए हमने साइन ऑफ गुड अटैचमेंट। इसके बाद हमें देखना है साइंस ऑफ इफेक्टिव सकिंग, ठीक है।
अब क्या होता है तो कि ठीक से बेबी सक कर रहा है, इफेक्टिवली सक कर रहा है, ऐसा हमें कैसे पता चलेगा? तो क्या है तो कि जो है बेबी वो स्लोली सक करेगा, ठीक है। बेबी सक्स स्लोली एंड पुश इन बिटवीन टू स्वोलो, ठीक है। सिर्फ सक करेगा ऐसा तो नहीं चलेगा ना, स्वोलो भी करना पड़ेगा ना, वरना उसके माउथ के अंदर कितना मिल्क अक्यूमुलेट होगा। तो सक के बाद स्वोलो करने के लिए ब्रेक भी लेता है, ठीक है, बीच में। फिर क्या है तो कि जब वो सक कर रहा होगा ना, ड्यूरिंग सकिंग बेबीज चीक्स आर फुल, नॉट होलो एंड नॉट रिट्रैक्टिंग, ठीक है। एंड एडिक्वेट फीडिंग के लिए बेबी को कितना टाइम लगेगा? तो कि 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स के अंदर एडिक्वेट फीडिंग वो कर लेता है। फिर उसके बाद क्या है तो कि जो मदर है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो एक साइड के ब्रेस्ट से फीडिंग करा रही है ना, तो वो पहले कम्प्लीटली एम्प्टी करना है। उसके बाद अगर फिर भी वो बच्चे को फीडिंग करवाना ज़रूरी है तो अदर ब्रेस्ट में से करवाना है। One breast should be completely emptied before offering the other, and alternate breast should be offered first at next feed। मतलब क्या है तो कि अगर इस बार जो मदर है उसने अपने बेबी को राइट साइड के ब्रेस्ट के अंदर से फीड करवाया तो नेक्स्ट टाइम लेफ्ट वाले में से करवाना है, ठीक है, इस तरह से कुछ। एंड ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी फॉलोड बाय बर्पिंग, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है साइंस ऑफ गुड फीड, ये भी वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वाइवा के अंदर पूछते हैं ये कि जो बच्चा है वो अच्छे से फीडिंग कर रहा है, एडिक्वेट फीडिंग कर रहा है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो क्या है तो कि चाइल्ड इज प्लेफुल, ठीक है। बच्चा जो है वो खेलता होना चाहिए, ठीक से सो जाना चाहिए, स्लीप्स वेल। फिर रेगुलरली उसका वेट गेन होना चाहिए एंड वॉइड्स यूरिन 6 और मोर टाइम्स इन 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर के अंदर 6 और 6 से ज़्यादा बार यूरिन वॉइड करना चाहिए, ठीक है। अच्छे से सो जाना चाहिए, खेलता होना चाहिए, रेगुलरली उसका वेट गेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो साइंस ऑफ गुड फीड है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या एडवांटेज है? ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी जो मदर है वो अपने बच्चे को, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके मदर को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सब कुछ हमें सीखना है। तो क्या है तो कि एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क टू द बेबी, ठीक है। बेबी को क्या फ़ायदा होगा? टू द मदर, उसकी मदर को क्या एडवांटेज मिलेगा? एंड टू द सोसाइटी एंड नेशन। ये थोड़ा अजीब है बट ये जो है वो मैंने स्नेहल पटेल में से लिया हुआ है, तो स्नेहल पटेल में दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया। बट आप सोच लेना, अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो आप मत लिखना थ्योरी के अंदर, सिर्फ ये दोनों लिखना, ठीक है। वो आपके ऊपर है, बट ये स्नेहल पटेल में दिया हुआ है। अब क्या है तो कि एडवांटेज के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि बेबी को क्या क्या एडवांटेज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है तो कि जो बेबी है उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर से बेबी को कंप्लीट न्यूट्रिशन, उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ उसको ब्रेस्ट मिल्क में से मिल जाएगा। फिर क्या है तो कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, बेबी स्पेसिफिक है एंड टाइम स्पेसिफिक है। स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब अपनी ही स्पीसीज का मिल्क मिल रहा है। बेबी स्पेसिफिक मतलब कि जो मदर है वो अपने बच्चे को ही फीड करवाएगी ना। एंड टाइम स्पेसिफिक, जब भी उसको भूख लगे तब उसको मिल जाएगा। एंड इसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से क्या होता है तो कि बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड न्यू बॉर्न, ठीक है। बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज होता है, अच्छा बॉन्ड होता है। फिर जो बच्चा है उसको कोई इन्फेक्शन नहीं लगेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन मिलेगा इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। फिर क्या है तो कि फ्यूचर में उसको एलर्जिक डिसीज़ भी नहीं होंगे, उसके अगेंस्ट में भी प्रोटेक्शन मिलेगा, जैसे कि अस्थमा है, एक्जाइमा है, ऐसा कोई डिसीज़ भी नहीं होंगे फ्यूचर में बच्चे को। एंड जो टीथ है, डेंटल जो केरीज है उसके रिस्क भी डिक्रीज हो जाएंगे। फिर क्या है तो कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कैंसर, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये जो सब है इसके रिस्क भी डिक्रीज हो जाएंगे लेटर लाइफ के अंदर। फिर जो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग किया हुआ बेबी होता है ना उसका आईक्यू ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया है, ठीक है। आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग किया है उन लोगों का कंपैरेटिवली जिन्होंने नहीं किया है।
फिर क्या है तो कि अगर हम बाज़ार में से मिल्क लेके उस बच्चे को देंगे तो बाज़ार के अंदर के मिल्क के अंदर तो डाइल्यूशन, एडल्टरेशन, कंटामिनेशन, इन्फेक्शन, इन सब के रिस्क भी होते हैं ना। बट ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, इन सब के रिस्क नहीं होते। ठीक है, तो ये थे बेनिफिट्स और एडवांटेज टू द बेबी। अब इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज टू द मदर। अब जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो उसको क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे, उसको क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो कन्वीनियंट है, चीपर है। फिर ये जो मदर है ना जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, उसको लेटर लाइफ के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, ओवरियन कैंसर के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे एंड ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो मदर जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो बाद में उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, ओवरियन कैंसर नहीं होगा एंड ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होगा। फिर जो है यूट्रस का इन्वोल्यूशन, उसमें भी हेल्प मिलेगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस की साइज़ इंक्रीज हो गई होगी, वो बाकी जो सब चेंजेस हुए होंगे वो सब कुछ वापस नॉर्मल स्टेट में लाना पड़ेगा ना, तो उसके अंदर भी हेल्प करेगा। फिर क्या है, जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन डिले होगा। ठीक है, एंड मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट भी डिले होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट भी मिलता है एंड कामिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये थे एडवांटेज टू द मदर। इसके बाद हमें देखना है कि सोसाइटी एंड नेशन को क्या बेनिफिट होता है। तो जो ये ब्रेस्ट मिल्क है ये आप सोच लेना, फिर से आपको लिखना हो तो ही लिखना, बाकी ये चलेगा। अब सोसाइटी एंड नेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो कि सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट है, इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल है, जो पर्सन है उसको, उसकी फैमिली को, सोसाइटी को एंड नेशन को। ठीक है, तो ये हमने देख लिए है एडवांटेज टू द बेबी, टू द मदर एंड टू सोसाइटी एंड नेशन। अब इसके बाद हमें क्या देखना है तो कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से हैं, किस किस कंडीशन के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है। तो सबसे पहले तो कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है, क्योंकि वो लोग जो मिल्क है उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है गैलेक्टोसेमिया, जिन लोगों को हो उन लोगों को नहीं करवाना है ब्रेस्ट फीडिंग। फिर किसी को ब्रेस्ट एब्सेस हो गया है तो वो भी जब तक ठीक ना हो तब तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है। फिर क्या है तो जो मदर है वो अगर एंटी थायराइड ड्रग ले रही है, एंटी कैंसर ड्रग ले रही है, आयोडीन 131 ले रही है, तो उन लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, प्रोपाइलथायोरेसिल, ये ले रही है तो करवा सकती है। फिर क्या है तो कि जो मदर है उसको अगर सीरियस कोई डिसीज़ प्रेजेंट है जैसा कि एड्स, तो भी नहीं करवाना है। फिर हर्पिस जोस्टर, हर्पिस सिम्प्लेक्स, ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने एडवांटेज एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। अब लास्ट में हमें देखना है कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, बट इसके बारे में हम पार्ट 3 के अंदर देखेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं एंड ये जो नोट्स है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिल जाएंगे। थैंक यू।